हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हमने पिछली क्लास में कहां तक पढ़ लिया था? हमने मैक्सवेल की थ्योरी तक पढ़ लिया था। मैक्सवेल ने क्या बोला था? सिंपल अगर मैं बोलूं, जो ईएमआर है मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वो उनका क्या है? वेव नेचर। तो इस थ्योरी के हिसाब से हम काफी फिनोमिना एक्सप्लेन कर पाए थे। जैसे मैक्सवेल की थ्योरी से हम रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन, काफी फिनोमिना, इंटरफेरेंस, मतलब हमें काफी सारे जो फिनोमिना थे उनको एक्सप्लेन कर पा रहे थे इस मैक्सवेल की थ्योरी से। लेकिन हुआ क्या? देखो, हमारा क्या काम है? हर कोई बंदा क्या कहता है? दूसरे के में कमी ढूंढना। तो हमारे तब आए प्लैंक्स महाशय जी। प्लैंक ये साइंटिस्ट बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। एक तरह से लगा लो कि इन्हीं से ही क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम केमिस्ट्री की शुरुआत हुई। जो सबसे पहला वर्ड क्वांटम ही आया, जो तुम पढ़ते हो कि क्वांटम मैकेनिक्स, नाम ही सुना होगा कि ये बहुत ही मुश्किल होता है, बोलते हैं। देखो यहां तक हमारा क्या था अभी तक? जनरली क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स क्या बोलती है कि वेव नेचर को सपोर्ट करती है एक तरह से क्लासिकल मैकेनिक्स। जो प्लैंक्स है ना, इन्हीं से ही एक तरह से लगा लो क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत हुई थी। यहां से हमारा मतलब एक तरह से चेंज आया था फ्रॉम क्लासिकल मैकेनिक्स टू क्वांटम मैकेनिक्स। अब बात क्या हुई? देखो, प्लैंक्स जो था, प्लैंक्स ने कहा बहुत बढ़िया, तुम्हारी जो थ्योरी है इन सबको एक्सप्लेन कर पा रही है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन प्लैंक ने कहा कि बताओ एक बार तुम ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करके बताओ। भाई अपने फिनोमिना से अगर तुम्हारा इतना बढ़िया फिनोमिना है या तुम्हारी इतनी बढ़िया एक्सप्लेनेशन है, तो उससे तुम ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में बता के दिखाओ भाई। चलो ये नहीं, तुम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बता दो। तीसरा, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन, वो मैंने तुम्हें रदरफोर्ड में भी बताया था कि उसकी वो ड्रॉबैक थी। और क्या बोला? हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स, वेरिएशन विद टेम्परेचर, मतलब हीट कैपेसिटी ऑफ जो सॉलिड होते हैं उसका वेरिएशन विद टेम्परेचर। तो प्लैंक्स महाशय जी ने क्या कहा मैक्सवेल को कि भाई तुम्हारी थ्योरी बहुत बढ़िया काम कर रही है, लेकिन इन फिनोमिनस को भी एक बार एक्सप्लेन करके दिखाओ। तो हुआ क्या? मैक्सवेल की थ्योरी इन सबको एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो एक तरह से मैं क्या बोल सकता हूं, ये मैक्सवेल थ्योरी की ड्रॉबैक थी, मतलब वो हमारे ये चारों फिनोमिनस को एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही थी। तो फिर यहां से हमारी क्या प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आई। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहती थी? देखो, अगर देखो ये क्या है, अगर कोई पूछे व्हाट वर द ड्रॉबैक्स ऑफ मैक्सवेल थ्योरी, तो उसकी क्या थी? वो इन चारों फिनोमिनस को एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही थी। दूसरी बात, देखो ये जो थ्योरी है, ये मैक्सवेल की थ्योरी, ये प्लैंक्स की थ्योरी, ये क्या थी? ऐसा नहीं है कि ये बाद में हुई, मतलब ये साथ साथ रिसर्च चल रही थी। जब लोग अपने एटॉमिक मॉडल्स दे रहे थे, ये अपनी थ्योरी पे काम कर रहे थे। इन्हीं थ्योरीज को यूज करके जो थे हमारे साइंटिस्ट, वो एटॉमिक मॉडल्स प्रपोज कर रहे थे। जैसे इसके बाद हम बोहर्स मॉडल पढ़ेंगे। बोहर्स मॉडल ने क्या किया? बोहर जो हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने इनकी थ्योरी को यूज करके सारे अपने एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स किए। मतलब ये थ्योरी साइड बाय साइड वर्ल्ड में दूसरे कोने में कहीं ना कहीं हो ही रही थी। ठीक है, जो ये थ्योरी है मैक्सवेल थ्योरी, प्लैंक्स थ्योरी, ये सारी वर्ल्ड में किसी दूसरे कोने में चल ही रही थी साथ साथ। ये नहीं है कि ये पहले आई फिर उसके बाद वो वहां पर बोहर अपना काम कर रहे थे, यहाँ पर थ्योरी चल रही थी। मतलब सारे साइंटिस्ट अपना अपना काम कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ? प्लैंक्स थ्योरी। प्लैंक्स थ्योरी के बारे में मैंने थोड़ा सा तुम्हें बताया ही था। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी या प्लैंक्स थ्योरी बोल लो। देखो होता क्या है, प्लैंक्स ने क्या कहा? प्लैंक ने बोला कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना, वो क्या है? उसका पार्टिकल नेचर होता है। एक तरह से समझ लो। देखो उसने क्या बोला? जो ईएमआर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उनका क्या पार्टिकल नेचर है। उन्होंने क्या कहा कि उनका क्या पार्टिकल नेचर है, मतलब वेव नेचर नहीं है। उन्होंने ईएमआर का पार्टिकल नेचर सपोर्ट किया। अगर तुम ईएमआर से थोड़ा रिलेट हमेशा करके चलोगे लाइट को, मतलब उन्होंने क्या बोला? लाइट का पार्टिकल नेचर होता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या चीज कही कि देखो उनके माइंड में ये चीज आई कहां से? एक छोटा सा मैं तुम्हें एक्सपेरिमेंट बताता हूं। उससे उन्होंने आइडिया लिया कि भाई ये तो नहीं हो सकता कि इसका वेव नेचर नहीं है। ठीक है, वो हम आगे भी पढ़ेंगे, एक बार थोड़ा आइडिया ले लेते। देखो प्लैंक्स थ्योरी का जन्म कहां से हुआ? देखो तुम मान लो एक आयरन है,
आयरन की कोई ट्यूब है, ठीक है, उसको तुम हीट कर रहे हो, आग लगा रहे हो आग, ठीक है, हीट कर रहे हो, ठीक है, आयरन की रोड है, हीट कर रहे हो, तो होता क्या है हमें पता है, वो क्या होने लग जाती है, रेड, ठीक है, वो रेड हुई, ठीक है, जब हम उसको जलाते हैं, देखा होगा तो तुम्हारे सामने की बात है, वो क्या रेड कलर आ गया उसका। अब देखो मैक्सवेल थ्योरी क्या कह रही थी कि हमारी जो एनर्जी है वो कॉन्टिन्यूस चलती है, मैंने तुम्हें बताया था उस दिन भी कि कॉन्टिन्यूस एनर्जी चलती है वेव के साथ ही, ठीक है, तो उसमें क्या, उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था कि हमारा जो कलर देखो रेड हुआ, अगर मेरे कॉन्टिन्यूस है तो वो रेड होना चाहिए, फिर और डार्क रेड, और डार्क रेड, मतलब क्योंकि कॉन्टिन्यूस एनर्जी हम उसको दे रहे हैं, तो जो एनर्जी है अगर वो कॉन्टिन्यूस है वेव की तरह, तो वो क्या होना चाहिए था, रेड से डीप रेड की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन बहुत सरप्राइजिंग रिजल्ट क्या था, रेड से क्या होता है व्हाइट, व्हाइट से फिर होने लग जाता है ब्लू। साइंटिस्ट हैरान हो गए कि भाई तुम एक बात बताओ, अगर कॉन्टिन्यूस होती है एनर्जी, तो अगर मैं तुम्हें कॉन्टिन्यूस हीट कर ही जा रहा हूं तो क्या होना चाहिए था, रेड, पहले लाइट होता फिर धीरे धीरे डार्क, मतलब इंटेंसिटी बढ़ती जानी चाहिए थी, लेकिन हुआ क्या, हमारी पहले रेड थी रोड, फिर व्हाइट होने लगी, फिर ब्लू होने लगी। वहां से उन्हें क्या पता चला कि देखो एक बात बताओ, रेड क्या है मेरा लैम्डा, अगर मैं बोल लू इसका क्या होता है, मैक्सिमम होता है, या एनर्जी मिनिमम होती है अगर हम विबग्योर की विजुअल लाइट की बात करें बस, और जो ब्लू होता है वो क्या होता है, मेरा लैम्डा मिनिमम होता है या एनर्जी मैक्सिमम होती है, बोल सकते हैं ना। तो देखो इससे क्या हो रहा है कि एक तरह से लगा लो कि जो एनर्जी है ना, एनर्जी वो कॉन्टिन्यूस होती तो वो रेड से डीप रेड की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, रेड से वो ब्लू की तरफ शिफ्ट हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एनर्जी है ना वो कॉन्टिन्यूस नहीं आ रही, वो डिसकॉन्टिन्यूस आ रही है। डिसकॉन्टिन्यूस मतलब उन्होंने क्या बोला, जो एनर्जी है ना, अगर कोई बॉडी एमिट या एब्जॉर्ब कर रही है वो इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स करते हैं। स्मॉल पैकेट्स मतलब कैसे कि एक तरह से लगा लो कि एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स है जो कि चल रहे हैं, मतलब कॉन्टिन्यूस वेव नहीं है, एनर्जी के पैकेट्स है, और उन्हीं को उन्होंने क्या बोला, क्वांटा। क्वांटा क्या था मेरा, सबसे छोटा एनर्जी का पैकेट। क्वांटा तो मेरा क्या हो गया फिर, जहां से उनके माइंड में है, तो क्वांटा क्या हो गया, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। उन्होंने क्या बोला कि एनर्जी जो है वो क्वांटा की फॉर्म में चलती है। अब जो देखो अभी मैं खड़ा हूं, मेरी तरफ जो लाइट तुम्हें दिख रही है, हमें क्या लग रहा है, कॉन्टिन्यूस लाइट आ रही है, आ रही है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, ये लाइट कॉन्टिन्यूस नहीं, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट से आ रही है मेरी तरफ, लेकिन इनका नंबर इतना ज्यादा है कि मुझे लगता है कि वो कॉन्टिन्यूस आ रही है। देखो एग्जाम्पल देखो, मान लो मैं तुम्हें यहाँ पे खड़ा, तुम गेम्स तो खेलते हो, वाइस सिटी खेलते हो, सैलेंड्रिया, अब तो और भी बढ़िया बढ़िया आ गई, हमारे टाइम पे तो पहले हम ज्यादा वही खेलते थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या, मान लो मेरे हाथ, मेरे पास सबसे पहले हमें कौन सी गन मिलती थी, वो देसी थी, जिसमें से देसी कट्टा है ना, तो उसमें से अगर मान लो मैं यहाँ पर पीछे खड़ा हूँ, दीवार के पीछे छुप के खड़ा हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है, यहाँ पर मैं शॉट कर रहा हूँ, ठीक है, वो मुझे यहाँ पे आवाज आ रही है, टक टक टक, मतलब यहाँ पर कोई शूट कर रहा है, मुझे आवाज आ रही है, ठीक है, तो मुझे क्या लग रहा है कि ये ठीक है, मैं मान लिया स्मॉल स्मॉल एक तरह से वो आ रही है, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, एक स्मॉल पैकेट है, अगर तुम इसको रिलेट करके चलोगे स्मॉल पैकेट है, ठीक है। यही लेकिन अगर मैंने ले ली मशीन गन, याद करो मशीन गन में क्या होता था, एक सेकंड में ऐसे धरा दूर पूरी ऐसे गोलियां चलती है, एक सेकंड में 10,000 ऐसे से चल रही होती है। तो क्या हो रहा होता है, मशीन गन जब मैंने लगाई तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई इतनी तेज तेज कॉन्टिन्यूस कहां से हो रही है, एक तरह शूट जो मेरे पे यहाँ पे शूटिंग हो रही है, यहाँ पे कोई मार रहा है, वो चला रहा है, यहाँ पर मुझे ऐसा लगेगा कि कॉन्टिन्यूस को यहाँ पर शूट कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, देखो मशीन गन, और तुम्हें पता है मशीन गन के जो ये आ तो बड़ी सारी हमारे पास क्या आ रही है, जो ये छोड़ रहे हैं, ये जो गोलियां निकल रही है वो क्या है तो छोटी छोटी अलग अलग ही, मतलब लेकिन है तो डिसकॉन्टिन्यूस बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें जो मैं अगर मैं सुनूं या मैं फील करूं तो मुझे क्या लगेगा, कॉन्टिन्यूसली एक तरह से बम पूरी बारिश हो रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो मेरी तरफ लाइट आ रही है ना अभी लाइट, वो क्या है, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ही है, लेकिन वो इतना ज्यादा उनका नंबर है कि वो मुझे कॉन्टिन्यूस दिखती है। जैसे कि इस केस में मशीन गन अगर मैं शूट करता हूं तो मुझे ऐसा लगेगा अगर मैं सुनूंगा कि कॉन्टिन्यूस सारी एक तरह से बहुत सारी चल रही है, कॉन्टिन्यूस मेरे पास एक तरह क्या बोलते हैं उसको, कॉन्टिन्यूस को शूट कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, लाइट जो है वो इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स होती है। क्वांटा क्या, स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी होती है। यही अगर मैं लाइट एनर्जी की बात करूं, फॉर लाइट एनर्जी, इन्हीं स्मॉल पैकेट को मैं क्या बोल देता हूं, फोटोन, ठीक है। फोटोन भी क्या है,
स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी ही है, लेकिन फॉर लाइट एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो हम उसको क्या बोल देते हैं, फोटोन। एक तरह से अगर मैं बोलूं फोटोन क्या है कि एक स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी, एक तरह से लगा लो कि मैंने उसके अंदर एनर्जी भर रखी है और वो बॉडी कॉन्टिन्यूसली एमिट कर रही है, ठीक है। और अब अगली बात देखो, तो अगर मैं बोलूं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या थी, अगर तुम्हें लिखना है तो क्या है प्लैंक्स थ्योरी। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी the energy emitted or absorbed by a body is in the form of small packets which are called quanta, ठीक है। और for light energy these are called photons, ठीक है। अब अगली बात आती है, मुझे क्या पढ़ना है, characteristics of photon। अगर मैं इसको एक बस 2-3 वर्ड्स में कम से कम बोलना चाहूँ तो क्या बोलूंगा मैं, कि जो मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है उनका क्या है, पार्टिकल नेचर। अगर मैं कम से कम वर्ड्स में एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उनका पार्टिकल नेचर है, ठीक है। उसने प्लैंक ने इसी को बेसिस लेके चला था। तो अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो मैं क्या बोलूंगा, जो फोटोन है ना, फोटोन इनकी क्या होती है, जो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है। तो क्या होगा, फोटोन्स ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, जो कि कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये किसमें, इन वैक्यूम, ठीक है। याद रखना, वैक्यूम की बात कर रहा हूं। वैक्यूम में जो उसकी स्पीड होगी वो क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल। अगला पॉइंट क्या है, इन अ मीडियम क्या होता है, वेलोसिटी चेंजेस, फ्रीक्वेंसी चेंजेस, बट मार्कर चेंज कर दो, वेलोसिटी चेंजेस, फ्रीक्वेंसी चेंजेस, बट वेलोसिटी चेंजेस, वेवलेंथ चेंजेस, सॉरी, but the frequency remains constant। मतलब क्या हुआ, देखो मेरा अगर मैं लिखना चाहूं तो मेरा क्या होता है, म्यू इक्वल टू c/λ। तो इसका मतलब क्या है, जब मैं किसी मीडियम में एंटर किया तो मेरा जो फोटोन है उसकी स्पीड भी चेंज होगी, लेकिन और लैम्डा भी चेंज होगा, लेकिन जो इसमें चेंज आएगा इसमें चेंज आएगा वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है, और जिसकी वजह से मेरे क्या ये क्या रहता है, कांस्टेंट। तो याद रखना, फ्रीक्वेंसी अगर कोई बोले कि फोटोन की जो अगर हम क्या चीज कांस्टेंट रहती है, अगर हम मीडियम चेंज करें तो क्या आएगा, मेरा सी क्या होगा, चेंज होगा, मतलब उसकी स्पीड, लैम्डा मतलब वेवलेंथ चेंज होगी, लेकिन जो मेरी फ्रीक्वेंसी है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट। और तीसरा पॉइंट क्या है, द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। वैसे तो फोटोन शांति से नहीं बैठता, वो एक तरह से फॉर्म, एनर्जी की फॉर्म ही है, लेकिन फिर भी उसका हमने क्या आर्बिट्रेरी मान रखा है कि रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। कैसे, देखो तुम्हें आइंस्टाइन इक्वेशन पता है, m क्या होता है, m इक्वल टू m नॉट 1 माइनस v²/c² होता है, ठीक है। देखो रेस्ट मास अगर मैं बोल रहा हूं, रेस्ट मतलब क्या होगा, वेलोसिटी इसकी क्या हो गई 0, ठीक है। वेलोसिटी अगर 0 हो गई तो 1 माइनस क्या हो गया 1, m इक्वल टू m नॉट, और हम m नॉट किसके इक्वल लेते हैं, 0। अगर मैं बोल दूं इसकी स्पीड ऑफ लाइट है तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, तो क्या हो जाएगा m डिवाइडेड बाय m नॉट डिवाइडेड बाय 0 क्या होगा, इन्फिनिटी। तो मास एक तरह से इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा, लेकिन हमें पता है कोई भी चीज स्पीड ऑफ लाइट से इक्वल नहीं चलती होती। फिर भी अगर हम बोले कि अगर हमारी स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल हो जाए तो m क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर मेरी वेलोसिटी 0 मतलब रेस्ट पे है, तो मेरी वेलोसिटी 0, 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा 1, तो m इक्वल टू m नॉट, और m नॉट क्या है, मेरा रेस्ट मास जो कि 0 लेते हैं, ठीक है। अब बात आती है, ये तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अब बात आ रही है प्लैंक थ्योरी ने हमें और क्या दिया, ठीक है। प्लैंक, ये तो अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली, तो एक बात याद रखना, अकॉर्डिंग टू प्लैंक थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, अकॉर्डिंग टू
प्लैंक्स थ्योरी द एनर्जी emitted or absorbed by a body is directly proportional to the frequency of radiation। ये क्या बोलता है, देखो इसके अकॉर्डिंग क्या एनर्जी जो ट्रांसमिट हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है बॉडी की, वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। मतलब कि मान लो एक मेरी बॉडी है, उसने एक रेडिएशन एमिट की है, ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी है म्यू। तो अगर अब मुझे इस रेडिएशन की एनर्जी निकालनी है तो मेरा ई क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। ये उसने मैथमेटिकल एक एक्सप्रेशन दिया था, और मेरा ई इज इक्वल टू एच न्यू, और एच क्या हो गया, एच क्या है मेरा, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। और इसकी वैल्यू होती है 6.624 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये उसकी क्या होती है, वैल्यू होती है, ठीक है। अब देखो, अब होगा क्या, हमने ये चीज पढ़ी। अब अगर मैं तुम्हें समझाऊं कि ये चीज भी कहां से आई, देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, याद नहीं करना, समझ लो बस, और तुम्हारे लिए बहुत फायदा होगा, क्योंकि तुम्हें भी समझ आ जाएगा हुआ कैसे। देखो अगर मैं बोलना चाहूं इस चीज का, देखो अभी मैंने तुम्हें एक आयरन वाला एग्जांपल दिलाया था, ठीक है, याद करो मैंने क्या बताया था कि वो रेड से ब्लू की तरफ जा रहा था, और वो कब जा रहा था, जब मैं उसको टेम्परेचर दे रहा था। इसका मतलब क्या हो रहा था, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, एक तरह से हम उसको एनर्जी दे रहे थे, तो जो रेडिएशन निकल रही थी, मतलब जो हमें कलर दिख रहा था ब्लू, तो वो क्या हो रहा था, एक तरह से रेड से ब्लू की तरफ शिफ्ट हुआ था, मतलब रेडिएशन जो थी वो रेड से ब्लू की तरफ शिफ्ट हुई। इसका मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर देने से इनडायरेक्टली मैं क्या रेडिएशन निकाल रहा हूं, तो मेरे जो रेडिएशन निकल रही है उसकी एनर्जी देखो क्या हो रही है, देखो इसकी क्या होती है, म्यू की बात करूं, इसका कम होता है एज कम्पेयर टू इसका म्यू ज्यादा होता है, ठीक है, ब्लू का ज्यादा होता है। इसका मतलब क्या होगा, जो हमारी एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू हो गई। ये हम आगे भी अच्छे से डिस्कस करेंगे, ये बस मैं समझा रहा हूं कि ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू कहां से आया, ठीक है। अब देखो ये चीज अब हमने कर ली, इस चीज को बहुत ज्यादा एक तरह से लगा लो कि बहुत ज्यादा यूज है, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। ये जो है इस पे न्यूमेरिकल बहुत सारे बनेंगे। कैसे न्यूमेरिकल्स बनेंगे, देखो क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर तुम्हें समझ आ जाएगा कौन कौन से न्यूमेरिकल बनेंगे। न्यूमेरिकल लिखो, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ अ फोटोन, calculate the energy of a photon having wavelength 6.624 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये मेरा क्या है, मुझे एनर्जी निकालनी है, या ये ले लो 6624 एंगस्ट्रॉम मेरी क्या है, एनर्जी निकालनी है जिसकी, उस फोटोन की जिसकी वेवलेंथ है 624 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, यही है ना, ठीक है। तो देखो क्या होगा, अगर मैं एनर्जी निकालना चाहूं इसकी, ई क्या होगा मेरा, एच न्यू होता है, ई क्या होगा मेरा, एच न्यू। अब देखो अगर मैं निकालना चाहूं ई इज इक्वल टू एच न्यू को क्या लिख सकता हूं मैं, सी बाय लैम्डा। पता है तुम्हें म्यू क्या होता है, सी बाय लैम्डा होता है, ये रिलेशन हमने पहले पढ़ रखे हैं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। तो मेरा ई क्या हो जाएगा, एच की वैल्यू क्या है 6.6, कई बार 2 मतलब 2 भी ले लेते हैं, 3 भी ले लेते हैं, अभी हम क्या मान के चल रहे हैं 6.624 इंटू 10⁻34। स्पीड ऑफ लाइट क्या 3 इंटू 10⁸, और लैम्डा क्या दे रखा है मुझे 6.624 एंगस्ट्रॉम। तो क्या बनेगा 6.624 एंगस्ट्रॉम है, इसको मीटर में करना पड़ेगा 10⁻10 से। तो ये मेरा क्या, इससे ये कट गया, ये क्या, इससे मेरा क्या होगा -24, और ये क्या बन जाएगा, मेरी ई की वैल्यू क्या बन जाएगी 3 इंटू 10⁻16 जूल। ये मेरा क्या आ गया आंसर। अभी मैं तुम्हें वैल्यू ऐसी जान के दे रहा हूँ ताकि तुम्हें अप्लाई करना आ जाए। पेपर में तो डिफरेंट ही वैल्यू आएगी जहां तुम्हें सोल्व करना होता है, ये बस मैं तुम्हें कैसे अप्लाई करना वो सिखा रहा हूँ। एक तो चीज हो गई ये, ठीक है। एक और क्वेश्चन, अभी मैं तुम्हें आगे जाके ट्रिक भी बताऊंगा
कैसे हमें क्वेश्चन को इजीली सोल्व करना है। लगना यही चीज ही है, एक फॉर्मूला है पूरा प्लैंक्स थ्योरी, लेकिन उसको हम जितना एफिशिएंटली अप्लाई कर सके उतना ही हमारे लिए फायदा है। देखो अगला क्वेश्चन लिखो, फाइंड द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ 2 photons having wavelength 2000 एंगस्ट्रॉम एंड 4000 एंगस्ट्रॉम। मुझे क्या रेशियो निकालना है एनर्जी का 2 फॉर। देखो एनर्जी मेरा क्या होता है, एच सी बाय लैम्डा होता है। अगर मैं तुम्हें ये देखूं एच और सी मेरा क्या है, कांस्टेंट टर्म है, इनकी वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी, तो मेरा ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, 1 बाय लैम्डा के। तो बस इसको अप्लाई कर, तो E1 बाई E2 इजिकल टू लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1। तो लैम्डा 2 क्या मेरा 4000 अपॉन 2000। यहाँ पर तुम उसको यूनिट कन्वर्ट करो मीटर में चाहे ना करो, रेशियो है, रेशियो हमेशा कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेशियो। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 2। तो मेरा E1 बाई E2 क्या आ गया इज इक्वल टू 2। ये क्या आ गया मेरा रेशियो। ये तो हो गई सिंपल से एग्जांपल। अब मैं तुम्हें एक और चीज समझाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो, बहुत समझने से तुम्हारा बहुत कुछ सोल्व होगा। देखो अब ये हमने क्या किया है, E इज इक्वल टू एस सी बाई लैम्डा, फॉर्मूला एक ही पड़ा है, ठीक है, बहुत सिंपल है। अब देखो एक बात बताओ, मुझे अगर E की वैल्यू निकालनी है, ये तो मेरा हमेशा के लिए कांस्टेंट ही रहेगा, तो क्यों ना मैं इसकी वैल्यू निकाल दूं। और अगर मैं वैल्यू निकाल देता हूं तो मुझे बस इसकी वैल्यू पुट करनी है और यहाँ पर बस मेरी एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। तो क्यों ना हम इस एस सी की वैल्यू का पता कर ले, ठीक है। इससे पता करने से तुम्हारा बहुत फायदा हो जाएगा। और हम एक और चीज पढ़ेंगे, एक होती है टर्म इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये क्या कहती है कि मेरा कोई, अगर मेरा एक इलेक्ट्रॉन है, उस पे एक मेरा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उस पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड, एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर रहा हूं या एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर रहा हूं उस पे, ठीक है, एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट किया ऑफ 1 वोल्ट, तो इस जो मेरा ये इलेक्ट्रॉन है उस पे उसकी कितनी एनर्जी होगी, उसी को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। तो अब देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक तरह से बोल सकते हैं हम एनर्जी ही है, बस वो एक डिफरेंट यूनिट है जूल। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेरे किसके इक्वल होता है, इक्वल टू चार्ज ऑफ, इसके इक्वल होता है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होती है, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होती है, ठीक है। अगर मैं इसकी वैल्यू निकाल लूं, ठीक है, H अगर मैं बोलूं एच सी की मेरी वैल्यू होती है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर या 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। ये मेरी क्या होती है, एस सी की वैल्यू होती है इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मुझे क्या करना है, अगर मैं यहाँ पुट कर दूंगा तो मेरी ई की वैल्यू क्या आ जाएगी 1240 अपॉन यहाँ पर क्या होगा लैम्डा इन नैनोमीटर। यहाँ पर बस अप्लाई कर देना, और जो मेरी इसकी यूनिट आएगी इसमें वो क्या आएगी, एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी मेरी इसकी, ठीक है। और मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, और किसके इक्वल हो गया, ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 12400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। ये भी मेरी किस में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू आएगी मेरी, ठीक है। बहुत सिंपल है। अब हमारा देखो कितना काम आसान हो जाएगा अगर हम इससे करते हैं। सेम है, कुछ फर्क नहीं है। देखो ज्यादातर तुम्हारे जो क्वेश्चन होंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछे होंगे। देखो मान लो मेरी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल गई, उन्होंने जूल में पूछ रखी है, तो मुझे क्या बस उसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो एक्चुअली 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल है ही। तो मेरा जो आंसर आएगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो ये चीज तुम्हारे लिए कितनी एफिशिएंट है, तुम्हारा कितना काम आसान करेगी। तो अब हम क्या करेंगे, अभी हमने देखो जो फॉर्मूला का एक तरह शॉर्टकट टाइप बनाया वो भी हमने देखो क्या बना लिया, E इज इक्वल टू 1240 डिवाइडेड बाय लैम्डा इन नैनोमीटर। ये मेरे किस में आएगा, एनर्जी इसमें। अगर मैं यहाँ एंगस्ट्रॉम ले रहा हूँ तो यहाँ पर एक और जीरो आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने किसको किस में कन्वर्ट किया, इज इक्वल टू एस सी बाय लैम्डा से मैंने क्या इसमें कन्वर्ट कर लिया। अब मैं क्या इस पे क्वेश्चन दिखाता तुम्हें, देखो कैसे तुम्हारे लिए कितना हेल्पफुल रहेगा, ये कैसे हेल्पफुल रहेगा करने को। तुम ऊपर नॉर्मल एग्जाम भी लेकर कर सकते हो, लेकिन इस तुम्हारे देखो मैं
बताता हूँ कहाँ तुम्हें हेल्प करेगा ये मेरा। क्या निकालना है मुझे, फाइंड द एनर्जी ऑफ अ फोटोन हैविंग लैम्डा इज इक्वल टू 620 नैनोमीटर। ठीक है, दोनों तरीके से करके दिखाता हूँ, जो तुम्हारा मन करे वो उठा लेना, ऐसा नहीं कि मैं फोर्स कर रहा हूँ, तुम्हें जो इजी लगे। देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर में करना आसान है, वो सब आसान है, मतलब क्वेश्चन सब कर लेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा कि तुम उसको कितने इजी वे में कर रहे हो, या तुम कई कैलकुलेशन में, इंटर कन्वर्जन में, या तुम यूनिट्स कन्वर्जन में कोई गलती तो नहीं कर रहे, क्योंकि फॉर्मूला एक ही है, ये सबको आता है, उसको अप्लाई करने का एक ढंग होता है, वो तुम्हें सीखना है। ठीक है, तो अब देखो मेरा इसमें नॉर्मल से कर रहा हूं, देखो E इज इक्वल टू एस सी बाई लैम्डा होता है मेरा, तो ये क्या हो गया मेरा, H क्या है मेरा 6.624 होता है, नॉर्मल ले लो, 6.6 से भी हम काम चला लेते हैं, 6.624 भी ले सकते हो, 6.6 हम एक डिजिट तक काम चला लेते हैं, क्योंकि हमें हाथ से कैलकुलेट करना है। ये भी ध्यान रखना, तुम कैलकुलेटर को उठाना मत, क्योंकि तुम्हारा क्या, जितना तुम हैंड हाथ से प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारा क्या फायदा है, आगे एग्जाम में तुम जल्दी कैलकुलेशंस कर पाओगे। ठीक है, तो कोशिश क्या करो कि हाथ से ही करो। तो ये क्या हो गया मेरा, एस सी बाई लैम्डा, लैम्डा क्या मेरा 620 सॉरी इंटू 10⁻⁻9 आ जाएगा, क्योंकि नैनोमीटर में, मीटर में करना पड़ेगा मुझे। तो ये क्या बन गया मेरा 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 6.20 इंटू 10⁻7 हो जाएगा। ठीक है, अब मेरा ये क्या बन गया 6.6 इंटू 3 अपॉन 6.2 इंटू 10⁻, क्या बन जाएगा -34 15, ये क्या बन गया मेरा -19। तो ये को सोल्व करो तो क्या आ जाएगा, देखो 3 1 सा 3 2 सा पॉइंट, इसको हम लगभग 3 मान सकते हैं, तो 3, ये अप्रोक्स मेरा क्या आ जाएगा 2.2 इंटू, ये क्या 3 1 सा 3 2 सा सॉरी, तो ये मेरा क्या 2 पे, और ये कितना चला जाएगा मेरा 3.3, मेरा आ जाएगा 3.3 इंटू 10⁻⁻90 जूल, मेरा आंसर आ जाएगा अप्रोक्स। ऑब्जेक्टिव में तुम्हारा एक फायदा क्या होता है कि तुम्हें लगभग आंसर, देखो ये वाली वैल्यू जो होगी चारों आंसर में डिफरेंट ही होगी नॉर्मली, जब ज्यादातर क्वेश्चन में तुम्हारा बस ये देखो इस वैल्यू से आंसर का आइडिया हो जाएगा, और ये भी तुम्हारी ज्यादा डिफ्लेक्ट होगी नहीं, 3.3 आ जाएगा, अगर तुम इसको एग्जैक्ट करोगे तो 3.32 हो जाएगा, मतलब लगभग वो सेम ही होगा, रेंज ज्यादा बड़ी डिफरेंस नहीं होगा, 0.1 0.2 का डिफरेंस होता है, वो तुम्हारे आंसर से पता चल जाएगा। अब मैं अगर करता हूँ, देखो हमारे उस फॉर्मूले से, कौन सा 1240 अपॉन लैम्डा इन नैनोमीटर्स, और ये कि मेरा क्या बन जाएगा, देखो ये क्या बन गया मेरा 1240 बाई 620, ये क्या बन गया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो क्या बन जाएगा मेरा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 जूल। देखो इससे और इससे करने में तुम्हें खुद दिख रहा होगा कितना टाइम सेव हो रहा है। यहाँ पर तो मैं डायरेक्ट किया, ये तो मैंने तुम्हारे लिए लिखा, मुझे बस ये चीज स्टेप करना था, बस एक स्टेप, तुम्हारा आंसर तैयार हो गया। देखो कितना तुम एफिशिएंटली क्वेश्चन को कर सकते हो। तुम्हें क्या प्रैक्टिस ही ऐसे करनी है कि तुम क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में कितना टाइम बचा सकते हो। ठीक है, देखो अब इसके अंदर देखो हमें सोल्व करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, और हमारा एक आधा पावर इधर उधर भी हो जाती है। तो मैं प्रेफर, मतलब मेरी प्रेफरेंस तो ऐसे करने की होती है, बाकी तुम इससे भी कर सकते हो जिससे तुम कंफर्टेबल हो। मेरे से अगर सजेशन लोगे तो मैं कहूंगा कि तुम उसी से ट्राई करो, तुम्हारा टाइम सेविंग होगा, जिससे तुम कहीं और किसी और क्वेश्चन में लगा पाओगे, क्योंकि एक एक सेकंड कीमती होता है उस टाइम पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 100 photons if the wavelength of the light emitted is 2000 एंगस्ट्रॉम। ये मेरा क्या है, एनर्जी ऑफ 100 फोटोन्स। देखो एक और बात शायद मैंने पीछे नहीं बताई, देखो मेरा अगर मैं एक फोटोन की बात कर रहा हूं, फॉर 1 फोटोन, मेरी एनर्जी क्या होती है एस सी बाई लैम्डा। लेकिन अगर मैं फॉर एन फोटोन्स की बात कर रहा हूं, एन फोटोन्स, उसकी एनर्जी क्या होगी, इक्वल टू एन एस सी बाई लैम्डा, वेयर
n इज इक्वल टू कोई भी होल नंबर फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ पर इस चीज की बहुत ही ज्यादा अहमियत है। इससे हमें क्या पता चल रहा है, जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज का कैसे पता चल रहा है, देखो n की वैल्यू या तो होगी 1 SC बाय लैम्डा या 2 SC बाय लैम्डा या 3 SC बाय लैम्डा। यहीं से हमारा इसी एनर्जी से हम ये बोल सकते हैं कि इससे हमें उसका क्या डिसकॉन्टिन्यूअस नेचर दिख रहा है, या मैं क्या बोल सकता हूं, मुझे क्वांटाइजेशन दिख रही है। ठीक है, यहीं पे समझा देता हूं, आगे टाइम बच जाएगा। ठीक है, देखो E इज इक्वल टू एन एस सी बाई लैम्डा। इसका मतलब क्या हो गया, जो बॉडी है वो जो फोटोन्स एमिट कर रही है वो उनका नंबर क्या होगा 1 2 3 4, मतलब क्वांटाइज्ड है। मतलब एनर्जी जो है या तो एस सी बाई लैम्डा होगी, ये नहीं होगा कि 0.5 एस सी बाई लैम्डा होगी। क्यों, क्योंकि जो मेरा एन है, एन की वैल्यू ही क्या कोई होल नंबर होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से ही हमारा क्वांटाइजेशन वर्ड है। क्वांटाइजेशन मतलब क्या होगा कि एनर्जी क्या होगी क्वांटा की फॉर्म में या फिक्स्ड होगी। मतलब ये नहीं कि हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, जैसे कॉन्टिन्यूस में होता है। अगर हम कॉन्टिन्यूस वेव की बात करें, वेव क्या होती है कॉन्टिन्यूस। और हमने क्या बोला पैकेट्स क्या होंगे, देखो अगर तुम मार्केट में जाते हो तुम क्या बोलते हो कि भाई मुझे 1 चॉकलेट दे दो, 2 चॉकलेट दे दो, 1.5 चॉकलेट थोड़ी मांगते हो। वो अब 1.5 चॉकलेट वो ना कहते ना कि हम घर में खा रहे होते हैं अपनी बहन से खींच लेते हैं। वो तो तुम्हारे एक तरह से होगा कि तुम वैसे, अगर तुम मार्केट में जा रहे हो वहां पर तुमने कभी बोला कि 1.5 चॉकलेट दे दो, 1 चॉकलेट 2 चॉकलेट 10 चॉकलेट 5 चॉकलेट यही लेते हो। तो वैसे इसमें होता है। एक और चीज तुम समझ सकते हो इधर, देखो बहुत बढ़िया चीज है, इसको मैं एक और तरीके से मैं समझा सकता हूँ। जो हमारी क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है, मान लो ये मेरी एक, तुम ऊपर खड़े हो यहाँ पर, ठीक है, खेल रहे हो, ये खड़े तुम अपने टेरिस पे, तुम्हारे यहाँ पर रैंप है, ठीक है, और दूसरा बच्चा खड़ा है टेरिस पे, उसकी क्या है सीढ़ी है, ठीक है, सीढ़ी है। इसकी लेंथ क्या है, हाइट क्या है मेरी 10 मीटर लगा लो, ठीक है। अगर अब मैं यहां से, इसका नाम रख लो रामू, और एक है मेरा बंदा जो खड़ा है शामू, ठीक है। रामू क्या अगर बॉल फेंकेगा यहां से नीचे, तो अगर मैं बोलूंगा कि इस बॉल की अगर मैं एनर्जी निकालना चाह रहा हूं, या एनर्जी बोल लो, या कौन कौन से उसकी हाइट क्या हो सकती है एनर्जी बोल लो, तो एनर्जी मेरी एक तरह से क्या हो सकती है, देखो हर पॉइंट पे उसकी हाइट क्या आ रही है डिफरेंट, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ उसके स्टेप्स हो सकते हैं चलने में, ठीक है। लेकिन जब मैं यहां से फेंकूंगा, या तो मेरी बॉल यहां आएगी, ठीक है, या यहां पर आएगी, या बॉल यहां आएगी, या यहां आएगी, या यहां आएगी, या यहां। ये नहीं है, मतलब एक तरह से लगा लो ये मेरी 1 n इज इक्वल टू 1 हो गया, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 6। मतलब क्या हो गया, अगर मैं बात करूं इसकी, जो जैसे जैसे नीचे गिर रही है उसका मतलब क्वांटाइज्ड है, क्वांटाइज्ड स्टेप्स है ये सारे। मतलब ये नहीं है कि मैं 1.5 स्टेप पे फेंक सकता हूं, मैं ऊपर से आवाज मारू भाई मुझे 5.5 स्टेप पे दे दे, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, देखो सारे क्या है, ये कॉन्टिन्यूस है। अगर मैं बॉल नीचे गिरूंगा तो कॉन्टिन्यूस मैनर में ही नीचे जाएगी। और यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तरह से स्टेप्स मैंने एनर्जी फिक्स कर दी हर एक स्टेप की, एनर्जी इन द, इसमें हम पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो हाइट पे ही होता है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर अलग, यहाँ पे अलग, लेकिन वो ये बात अलग है कि उसकी वैल्यू क्या होगी, कुछ डिसकॉन्टिन्यूस फिक्स्ड होगी। यहाँ पर देखो इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स हो सकते हैं उसके पास, ठीक है। समझ आई कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है। वेव क्या होती है कॉन्टिन्यूस, जैसे इस केस में अगर मैं पार्टिकल नेचर की बात कर रहा हूं तो मैं डिसकॉन्टिन्यूस बात कर रहा हूं, मतलब कि हर एक स्टेप पे अलग ही मेरी एनर्जी की वैल्यू होगी, ठीक है। अब देखो, अब मैं 1 फोटोन के लिए अगर मेरी इतनी आ रही है तो मेरे फॉर n फोटोन मैंने बताया ही था, तो क्या हो जाएगा NSC बाय लैम्डा। मेरा n क्या है यहाँ पर, कोई भी नंबर 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे नंबर है, ठीक है। और वो क्या बता रहा है कि क्वांटाइज्ड है मेरी एनर्जी, मतलब उसकी कुछ फिक्स वैल्यू होगी। मतलब ये नहीं है कि अपनी मर्जी से मैं बोल दूं मुझे 2.5 SC बाय लैम्डा चाहिए, वो नहीं हो सकती। उसकी वैल्यू SC बाय लैम्डा होगी, 2 SC बाय लैम्डा हो सकती है, 3 SC बाय लैम्डा हो सकती है, 4 SC बाय लैम्डा। इसको हम क्वांटाइजेशन बोलते हैं, एनर्जी का क्वांटाइजेशन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं वापिस, क्वेश्चन तो बीच में ही रह गया, ठीक है। अब देखो एनर्जी क्या 100 फोटॉन्स की निकालनी है, वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड इज 2000 एंगस्ट्रॉम। अब मुझे देखो एनर्जी निकालनी है, वो क्या मेरा हो गया NSC बाय लैम्डा। मैं इसको क्या लिख सकता हूं, n 12400 अपॉन 2000। बहुत सिंपल है, देखो क्या हो जाएगा, ये मेरा 2 ये इधर चला गया, तो ये 10, ये क्या हो गया मेरा 62। तो मेरा क्या हो गया एनर्जी इज इक्वल टू कितने फोटॉन थे 100,
इंटू 62/10 क्या बनेगा मेरा 620 इलेक्ट्रॉन। अगर मुझे जूल्स में निकालने को बोला तो क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻90 से मल्टीप्लाई कर दो, मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ये क्या होगा मेरा आंसर। ठीक है, देखो इससे हमारा कैलकुलेशन, देखो कुछ ऐसा कैलकुलेशन वाली चीज आई नहीं जो मुश्किल हो, जो हाथ से ना हो सकती। तो देखो इसमें कितना टाइम हमारा बच रहा है। अब अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। इस पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस है। लाइट सोर्स ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 2000 एंगस्ट्रॉम एमिट्स 0.5 जूल एनर्जी। 200 कर लो इसको, एमिट्स 0.5 जूल एनर्जी। The number of photons will be, the number of photons emitted will be, देखो एक बात ध्यान रखना, ये जो भी हमने फॉर्मूला जनरेट किया है, उस फॉर्मूले में जब तुम यूनिट्स पुट करोगे तो उसका ध्यान रखना। अगर जो पहले वाला फॉर्मूला था उसके अंदर तो तुम हमेशा से लगे रहते हो, 10 टू द पावर ऊपर नीचे खेलते रहते हो, ये थोड़ा नया है तो इसमें थोड़ा ध्यान रखना यूनिट्स के ऊपर। ठीक है, अब मैं अगर इसमें बात करूं, मेरा क्या होगा, ई इक्वल टू एन एस सी बाय लैम्डा होता है, तो मैं क्या लिखता हूँ, ई इक्वल टू एन 12400 बाय लैम्डा क्या दे रखा है मुझे 262, एनर्जी मुझे क्या दे रखी है 0.5 जूल। ये ध्यान देना, एनर्जी मेरी अगर मैं इस फॉर्मूले के हिसाब से मेरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, तो अगर मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करना जूल में, तो क्या होता है, देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻90 जूल होता है। तो मुझे क्या करना है, जूल को किस में कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो क्या हो जाएगा, देखो 0.5 डिवाइडेड बाय क्या करना है 1.6 इंटू 10⁻⁻90। देखो कैसे किया, देखो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल में कितना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो 1 जूल में कितना होगा 1/1.5 इंटू 10⁻⁻19, तो 0.5 जूल में कितना होगा 0.5/1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये क्या सिंपल यूनिटरी मेथड है। तो ये मेरा ये हो गया विच इज इक्वल टू n इंटू 62। तो मेरी n की वैल्यू क्या होगी 0.5 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 62। तो n मेरा किसके इक्वल हो गया 5/16 इंटू 62 इंटू 10⁻⁹। तो इसको सोल्व कर लेना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना इजी सा है, इसको बस सोल्व कर लेना। बस ये ध्यान रखना, अगर हम इसको डायरेक्ट एस सी बाय लैम्डा में इसकी एच की वैल्यू पुट कर रहे हैं, सी की वैल्यू पुट कर रहे हैं, लैम्डा की मीटर में पुट कर रहे हैं, तो जूल में ही होता है। लेकिन हमने इसके अंदर स्पेसिफिकली ये जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, तो उसको कन्वर्ट करना जूल में जरूर। देखो ये जो फॉर्मूला हमने बनाया वो तुम्हारे लिए फायदेमंद भी साबित हो सकता है अगर तुम समझ के करोगे। लेकिन अगर तुमने क्या किया, उसको बस फॉर्मूला याद कर लिया, उसको अप्लाई करना नहीं सीखा, तो क्या होगा, तुम उसको गलत तरीकों से लगा दोगे और तुम्हारा आंसर और दूर चला जाएगा जितना आना चाहिए था। ठीक है, तो मेरा आंसर इसके अंदर तुम निकाल लेना। एक और क्वेश्चन लिखो, ये इस चीज पे हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन्स having lambda is equal to 400 nanometers required to obtain an energy of 1 joule। देखो वैसा सही है, सिंपल सा है। देखो क्या करना है बस, अब हम इसको जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अभी मैंने तुम्हें अप्लाई करना सिखा दिया, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, E इज इक्वल टू एस सी बाय लैम्डा होता है। तो मेरा ये क्या हो गया 124 नैनोमीटर में, तो ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पर हमें एन निकालना है, तो ये हो जाएगा। तो अब हमें एनर्जी कितनी है 1 जूल, 1 जूल है, तो उसको अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना तो क्या हो जाएगा इतना, और ये क्या बन जाएगा 4 10 4 3, तो क्या बन जाएगा 3.1 इंटू एन। तो मेरा एन क्या बन जाएगा 1/1.6 इंटू 3.1, यहाँ पे -34 क्यों करते -9,
तो 10⁻⁻19, तो ये मेरा क्या बन जाएगा 1/1.6 इंटू 3.1 इंटू 10⁻⁹, ये मेरा क्या आ जाएगा नंबर ऑफ फोटॉन्स का आंसर, जो कि इक्वल किसके हो जाएगा, आंसर क्या आएगा इसका 2 इंटू 10⁸ कह रहा हूँ, 2 इंटू 10⁻18 कह रहा हूँ। देखो तुम यहाँ से खुद वैसे आइडिया लगा सकते हो। देखो 16 3 का क्या होता है 48, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चलो कर ही लेते हैं। हाँ तुम कहोगे कि सर खुद तो कर नहीं रहे, तो क्या हो जाएगा 1/1.6 क्या बन जाएगा 4.8 इंटू 10⁻19। तो देखो इसको मैं अप्रोक्स लेने के लिए क्या बन जाएगा 1/5, तो मेरा क्या आ जाएगा 0.2 इंटू 10⁻19, जो कि इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 10⁻18 मेरा नंबर आ रहा है। ठीक है, बहुत सिंपल है, बस तुम तरीका मत वो करना कि तुम उसको गलत तरीके से अप्रोच कर लो। एनर्जी जो होगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पुट करना, यहाँ पर नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम, और ये वैल्यू देख लेना, अगर एंगस्ट्रॉम में तो हो जाएगा 00, अगर नैनोमीटर में है तो सिंगल 0।